जैसे आपने कभी भी हमारे रामचरितमानस पढ़ी होगी या वहाँ कुछ भी पढ़ा होगा, तो जब रामचंद्र भगवान जी ने श्रीलंका जीती थी तो लक्ष्मण ने उन्होंने कहा था कि ये सोने की लंका है, तो हम क्यों अयोध्या वापस जाएं, हम यहाँ पर ही रह के राज क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण तेना रोचते जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अर्थात कि हमारी जननी, हमारी जहाँ हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से महान है। तो मैं एक आम नागरिक की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ की अभाव है तो उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी का काम देखकर वोट नहीं देखते, हम केवल यहाँ पर जात देख के वोट देखते हैं। तो आने वाले समय में मेरा केवल यहाँ के युवाओं से सिर्फ एक अनुरोध है कि जाति देखकर वोट देने वालों नेता चुनना है, अपना जीजा नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का कोई शौक नहीं। आपने यहाँ तो रचा स्वयं, तुमसे मिटने का कोई खौफ नहीं। तुम जब जब मुझे आग की भट्टी में झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं, आखिर कब तक तुम मुझको रोकोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में विशेष बातचीत का दौर। मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और कैमरे के पीछे जो हैं वो हैं सफल सोनी। आज के हमारे विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं यूथ सोशल वर्कर। मैंने यूथ इसलिए कहा क्योंकि हमारा देश यूथों से भरा हुआ है और इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं कि हमारे देश में युवा तो खूब हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट भी है, लेकिन कमी है तो वो टैलेंट किस तरह से समाज के सामने पहुंच पाए और हमारे देश के सामने पहुंच पाए। मतलब वो अपना टैलेंट निखारने की कमी है कि किस तरीके से निखर पाए। और इसी के साथ आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में हमारे साथ मौजूद हैं यूथ सोशल वर्कर। और ये अनोखा यूथ सोशल वर्कर है। अनोखा इसलिए क्योंकि हर किसी को, हर अनजाने को भी अपना समझकर उनके दर्द को साझा करने की कोशिश करता है, बांटने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं यूथ इंजीनियर राजुल मिश्रा जी की। राजुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, सर्वप्रथम सभी महोबा वासियों को और यहाँ के सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना का जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करें। धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब सही चल रहा है? हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज महोबा में कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा चुका है और अभी भी आगे करने का सरकार का और यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं लगी हैं सभी का सहयोग है और सब कुछ ही अभी नियंत्रित है, कह सकते हैं। राजुल जी, मैंने अभी देखा आपके सोशल मीडिया में आप अपने नाम के आगे इंजीनियर राजुल मिश्रा लगाते हैं, चाहे वो ट्विटर हो या हर किसी अकाउंट में मैंने देखा। तो ये इंजीनियर राजुल मिश्रा से सोशल वर्कर राजुल मिश्रा बनने का जो सफ़र है वो कैसा रहा? देखिए, मैंने 2017 में इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ख़त्म करी थी। उसके बाद मैंने हैदराबाद में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट की कंपनीज MNCs में काम किया। तो काम सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक मेजर पार्ट बहुत मिसिंग था, जिसे हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन। मुझे अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था मैं अपनी जॉब से, और मैं करता था काम, लेकिन मुझे कभी ना कभी ये लगता था कि मैं महोबा जाऊं या महोबा में जाके कुछ करूं। तो मैं इसके लिए यहाँ पर आया हूं। जैसे आपने कभी भी हमारे रामचरितमानस पढ़ी होगी या वहाँ कुछ भी पढ़ा होगा, तो जब रामचंद्र भगवान जी ने श्रीलंका जीती थी तो लक्ष्मण ने उन्होंने कहा था कि ये सोने की लंका है, तो हम क्यों अयोध्या वापस जाएं, हम यहाँ पर ही रह के राज क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक श्लोक है कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण तेना रोचते जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अर्थात कि हमारी जननी, हमारी जहाँ हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से महान है। तो यही मेरे विचार हैं। तो इसी विचार को मैं सार्थक करने के लिए और मुझसे जितनी भी कोशिश हो सकेगी उसको पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर मैं उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालूंगा। जैसे कहा जाता है ना कि हर एक समस्या के पीछे एक समाधान जरूर जन्म लेता है, तो उस समाधान को खोजने के लिए मैं अपना प्रयत्न जारी रखूँगा। राजुल जी, आपने जिस तरीके से अपने ट्विटर अकाउंट्स और सोशल मीडिया में इंजीनियर राजुल मिश्रा लगा रखा है, तो क्या अब आने वाले समय में आप सोशल वर्कर राजुल मिश्रा लगाएंगे क्या?
जी, इंजीनियरिंग की तो मेरी डिग्री है और समाज सेवी की तो कोई भी डिग्री नहीं होती है। और ये तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हर समाज में आपके लिए अच्छी बातें कही जाएंगी, और वहीं पर आप समाज सेवा के नाम पर अगर पैसे खाएंगे तो आपको पीठ पीछे गाली दी जाएंगी। तो जहाँ पर तो मेरा मानना है कि जब आप विजयी होते हैं तो आपको प्रशंसा के फूल मिलते हैं, और जब आप पराजित होते हैं तो आपको आलोचना के प्रहार मिलते हैं। और मैं इन दोनों से प्रेरणा लेता हूँ और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हूँ। मुझे आपकी सबसे अच्छी बात तो ये लगी जो आपने श्लोक अभी बताया रामचरितमानस में, जैसा तुलसीदास जी ने विवरण किया है। वास्तव में ये जो तुलसीदास जी का जो श्लोक है ये वास्तव में बड़ा प्रेरणादायक है उन लोगों के लिए जो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं बाहर इस्टेब्लिश हो जाते हैं और अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं। राजुल जी, अब मेरा सबसे मेन सवाल आपके साथ, आप बीते कुछ दिनों पहले, मतलब 1 महीने पहले लगभग, मैंने देखा कि प्रवासी बुंदेलखंड का बैनर लगा करके आप लोगों को अवेयर कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में मास्क लगाने को। तो ये क्या है प्रवासी बुंदेलखंड, क्या इसका क्या सब कुछ है? प्रवासी बुंदेलखंड एक हमारा व्हाट्सएप का एक समूह है जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र से कई जगहों से जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर किसी भी दूसरे क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो उन लोगों का एक समूह है जो अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनके लिए कुछ करने के लिए सोच रखते हैं या विचार रखते हैं, और हम उन विचारों को उस समूह के माध्यम से इस ज़मीन पे धरातल पे लाने की कोशिश जारी रख रहे हैं। तो ये क्या एक तरीके से NGO है क्या जो आप चला रहे हैं प्रवासी बुंदेलखंड? नहीं, एक NGO नहीं है, ये एक सर्व समाज का जो भी यहाँ हमारे समाज से है उसमें किसी भी गैर राजनीतिक एक आप समूह कह सकते हैं जिसका विचार केवल और केवल इस शहर में हो रहे हैं विकास के प्रति अपनी चेतनाएं रखना है और उसके प्रति अपना दायित्व निभाना है, जिसके प्रति हम लोगों ने पिछले कोरोना काल में भी 130 PPE किट डोनेट करी थी। उसके बाद कई जगह हम लोगों ने राशन कार्ड सर्व सेवा के साथ वितरित करने का कार्य किया हमारे प्रवासी बुंदेलखंड समूह के द्वारा। और इसके साथ साथ अभी भी हम लोग आगे चल के मास प्लांटेशन एंड शिक्षा के क्षेत्र पर भी आगे काम करेंगे। और हमारा प्रवासी बुंदेलखंड रोजगार के माध्यम भी देता है कि अगर हमारे समूह का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अच्छे कार्यरत है तो अगर उसकी कंपनी में अगर कोई भी वैकेंसी आई है तो वो सबसे पहले हमारे पोर्टल में रखता है कि अगर हमारे जान पहचान का या हमारे क्षेत्र का कोई युवा बेरोजगार है तो उसको उस नौकरी पे तक पहुंचाने का कार्य भी हमारा प्रवासी बुंदेलखंड करता है। राजुल जी, जब भी बुंदेलखंड का नाम लिया जाता है तो बाहर वाले हमारे बुंदेलखंड के जो बाहर के लोग हैं उनके सामने सबसे बड़ा एक जो सिनेरियो है वो क्रिएट होता है शिक्षा और चिकित्सा के अभाव को लेकर के। तो ये आपका जो प्रवासी बुंदेलखंड है इन दोनों पर किस तरीके से काम करने की सोच है, क्योंकि ये दो मैटर्स बहुत अहम माने जाते हैं, शिक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महोबा में अगर आप जिला अस्पताल देखेंगे तो उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि वहाँ पर मैन पावर की बहुत कमी है। हमारे पास मशीन्स हैं लेकिन उसको चालू करने के लिए ऑपरेटर नहीं है, जिसकी कमी तो कोई भी संगठन या कोई भी NGO या कोई भी नहीं पूरा कर सकता है। वो सरकार का दायित्व है, हमारे यहाँ के राजनेता का दायित्व है कि उस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भरा जा सके जिससे हमारे युवाओं को एक रोजगार मिले। उसके लिए हमको उसी वक्त बैठने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक इंटरव्यू निकाल दें कि 3 महीने के लिए पोस्ट है, 4 महीने की। उसके लिए हमको एक पहले से बिल्ड करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप हर बार ऐसी बीमारियां, ऐसे चैलेंजेस आएंगे और आपको फेस करने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी कमी है और वो किसी भी सरकार की है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है तो उसको पॉइंट आउट करो कि महाराष्ट्र में उद्धव कांग्रेस है कि उनको, ये एक सिर्फ जनरल बात है जो एक हर आम नागरिक की है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आम नागरिक को चुनाव जीतने के बाद हर किसी को यहाँ पे पहाड़ों के ठेके नहीं चलाने हैं। यहाँ पर मूलभूत जो ढांचा है वो है शिक्षा का। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी कहना है कि शिक्षा आपका वो हथियार है जो आपको समानता का अधिकार दे सकती है समाज में। अगर आप अशिक्षित हैं, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको लोग अनपढ़ ही कहेंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपको अनपढ़ ही कहा जाएगा।
किसकी आइडियोलॉजी पर बेस है ये आपका प्रवासी बुंदेलखंड, किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? ये किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, उसमें हर एक आइडियोलॉजी के लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मकसद है कि हम किस तरह से अपने जन्मभूमि, अपने क्षेत्र, अपना बुंदेलखंड, अपना उत्तर प्रदेश को आगे इम्प्रूव कर सकें या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकें, या यहाँ पर जो भी यहाँ के सरकारी ढांचे हैं या प्राइवेट ढांचे हैं उनको एक सुनियोजित तरीके से उसकी व्यवस्था की जा सके। उसी के लिए यहाँ पर हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे राजनीति है। राजनीति देखिए, आप किसी भी चश्मे से आप अगर किसी भी अच्छे कार को उठा के देखेंगे तो आपको राजनीति ही लगेगा। और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण ले सकते हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का कोई शत्रु था? नहीं, वो तो आजाद शत्रु थे। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है अभी कि सिर्फ यहाँ पर महोबा में सुनियोजित तरीके से अपने विचारों को अपने क्षेत्र के लोगों तक रखना, और उससे उनके द्वारा और हमारे द्वारा जो सामूहिक रूप से जो हम अच्छे कार्य कर सकते हैं उसको जनता के प्रति रखना। और उसको जिन लोगों को राजनीतिक तरीके से देखना है तो उनके लिए वो राजनीतिक तरीका होगा, और जिसको सामाजिक तरीके से देखना होगा उसको सामाजिक तरीके से होगा। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, हम किसी का नज़र नहीं बदल सकते, हम केवल उनके नज़रिए को बदल सकते हैं, और जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। राजुल जी, अभी जैसे मैं फेसबुक के अकाउंट में आपके देखता हूँ, जब आप पोस्टर डालते हैं तो पोस्टर में आप अपना डालते हैं राजुल मिश्रा 230 विधानसभा महोबा। तो क्या 2022 के विधानसभा के लिए आपने तैयारी करना शुरू कर दी है? कमर कस ली है क्या आपने? मैं अपने पोस्टर पे कहीं भी नहीं डालता हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ या मैं आने वाली विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मैं केवल विधानसभा क्षेत्र महोबा लिखता हूँ, तो जिसके अंदर मैं विधानसभा क्षेत्र का एक वोटर हूँ। मेरा मकसद केवल सिर्फ इतना है, मेरा मकसद केवल हंगामा करना नहीं, कोशिश है कि सूरत बदली जाए। ये दुष्यंत कुमार की एक बहुत ही फेमस कविता है, शायद आपने भी पढ़ी होगी और हमारे दर्शकों ने भी पढ़ी होगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं राज सिंह, नीदरलैंड में रहते हैं, उनके द्वारा मैंने ये कविता उनके पोस्ट पे देखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, और उसी को मैं विचार कर रहा हूँ। मैंने भविष्य का ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना किसी ने देखा है, तो भविष्य क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। और अभी कमर जिनको कसनी है तो वो कस चुके होंगे, और जो जिसको कसना है वो कस रहा होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं निरंतर अपने क्षेत्र, अपने लोगों तक पहुंचूं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो मैं करूं। युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? युवाओं के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाइए? क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है वो लगातार बीते सालों से 3-4 सालों से बढ़ता जा रहा है। तो युवाओं की आवाज़ किस तरीके से आप बनेंगे? किस तरीके से आप युवाओं की आवाज़ लखनऊ, दिल्ली तक पहुंचाएंगे? देखिए, अगर ये सवाल आप हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से पूछते तो शायद आपको बेहतर जवाब मिलता कि उन्होंने पिछले 70 सालों में या जितने भी सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उन्होंने यहाँ पे बेरोजगारी के लिए क्या किया। और ये युवा तय करेंगे कि आने वाले समय में उन्हें किस मुद्दे पर लेके वोट देना है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको बेरोजगार हैं आप और आपको रोजगार नहीं मिला, तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो आपको रोजगार की गारंटी देती है। आप खोखलेबाजों की सरकारों पे बिल्कुल मत जाइए। आप एक आंकड़ा आप गवर्नमेंट अपना देती है, आप उसको जाके वेरीफाइड करिए कि वहाँ पे लोगों को क्या सच में नौकरी मिली है या नहीं मिली है। देखिए, बेरोजगारी की समस्याएं सबसे बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े देश को देखेंगे, चीन को देखेंगे, वो कैसे विकसित हैं, अमेरिका कैसे विकसित है, जापान कैसे विकसित है। वो क्योंकि रोजगार लेने की जगह रोजगार देने की बातें करते हैं वहाँ के बच्चे। तो पहले हमें अपनी शिक्षा के सुधार को नीचे से सुधारना चाहिए। जब हम अच्छा पढ़ेंगे, जब हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, तभी तो हम आगे चल के काम करेंगे। मेरा मानना है कि पहले आप एक अच्छी नॉलेज गेन करिए। जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपको किसी से नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नौकरी देने की बातें कर रहे हैं। नौकरी खुद ही आएगी आपकी। जी बिल्कुल आएगी, अगर आप अपना बेस मजबूत करके चलते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं, 30-35% की डिग्री लेके अगर आप घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो फिर उसमें सरकार की गलती नहीं है, ना आपके माता पिता की गलती है, ये गलती आपकी है। और सरकार को भी इसमें अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, ना मैं योगी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे रहा हूँ, ना मैं अपनी समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट दे रहा हूँ, ना मैं बीएसपी को देख रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ की अभाव है तो उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि
हम लोग यहाँ पर किसी का काम देखकर वोट नहीं देखते, हम केवल यहाँ पर जात देख के वोट देखते हैं। तो आने वाले समय में मेरा केवल यहाँ के युवाओं से सिर्फ एक अनुरोध है कि जाति देखकर वोट देने वालों नेता चुनना है, अपना जीजा नहीं। वाह वाह, व्हाट अ जोक। मतलब आई एग्री विथ यू। और मैं यही बात आपसे पूछने भी वाला था कि जिस तरीके से आपने कहा कि जातिवाद को देख करके वोट नहीं देना है, तो आप फुली इस बात से एग्री हैं, आप इस बात को मानते हैं कि जातिवाद ख़त्म करनी होगी, धर्मवाद ख़त्म करना होगा, तभी हमारे देश का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, तभी इम्प्रूव हो पाएगा। देखिए, अगर मैं अभी यहाँ से आपको बोल दूं कि मैं जातिवाद खत्म कर दूंगा, मैं धर्मवाद कर दूंगा, तो ये सब वही बात है कि कैमरे के सामने बहुत अच्छा बोलना है। ये हमारा बेसिक जड़ है, ये आप कभी खत्म ही नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं भी आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं यहाँ पे जब से बचपन से था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आला उदल का नाम सुना। मुझे नहीं पता कि आला क्षत्रिय थे या अहीर थे या ब्राह्मण थे या वैश्य थे, कुछ नहीं थे। मैंने आज तक कभी नहीं सुना। मैंने पिछले दिनों देखा फेसबुक पे लगातार दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी कि आला क्षत्रिय थे या अहीर थे। मैं केवल उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आला केवल वीर थे और महापुरुषों की कोई जात नहीं होती है, महापुरुष सबके होते हैं। आप उनके विचारों को, आप उनकी आदर्शों पे नहीं चलते। आप अभी उदल चौक के लिए मैंने 4 दिन पहले पोस्ट डाली कि सफाई नहीं हुई, तब जाके सफाई हुई। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि आप ये दिखाइए, ये ऐतिहासिक कीरत सागर है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी। आप आज उसकी दशा देखिए ना, यहाँ पर देखिए किस तरह से भैंस नहा रही हैं, गाय घूम रही, या क्या यहाँ पर कितना गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर कोई बात नहीं करता। आप अगर यहाँ पे आई लव मोहब्बत देखेंगे, अभी 1 जनवरी को इसका उद्घाटन श्री सत्येंद्र जी के द्वारा हुआ, लेकिन उसका रख रखाव ही नहीं है, वो खराब हो गया। उसमें से 3 लाइट जलती हैं, 4 लाइट जलती हैं, 2 रात में नहीं जलती। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक यहाँ पर जो भी खंबे लगे हैं उसमें एक लाइट्स लगी थी, वो लाइट्स निकाल ली गई। तो कमियां हमारे शहर में भी हैं। यहाँ पर कोई भी आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन सुविधा का रख रखाव करना है हम आम नागरिकों का कार्य है, और जिसको हम लोगों को समझना चाहिए कि आपको प्रशासन केवल यहाँ पर मदद दे सकता है। हमें अपना महोबा को अपना घर समझना चाहिए। यहाँ पर गंदगी फैलाने वाले भी हम ही हैं और यहाँ पर साफ करने वाले भी हम हैं। अगर जिस तरह से हम अपने घरों में सफाई रखते हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हमें अपने शहर को भी साफ खुद की तरीके से रखना चाहिए। राजुल जी, एक राजनेता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा वो होती है जब वो अपने क्षेत्र की जनता या राज्य की जनता के लिए, उनके दिक्कत पे, उनकी प्रॉब्लम कम करने के लिए उनके साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़ा होता है। और इस महाआपदा में ऐसा देखा गया है कि कुछ राजनेता कंधे से कंधा मिलाना तो दूर, उनके पोस्टर जारी हो गए गुमशुदा के। क्या कहेंगे इसमें आप? ये सही है आपके नज़रिए से? क्योंकि ये वही राजनेता हैं जब भोली भाली जनता के पास वोट लेने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर उनके पास कभी नहीं जाते हैं। तो क्या यही रिवॉर्ट है उनके लिए, यही रिवॉर्ट दे रहे हैं उस भोली भाली जनता को? देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप किन नेताओं की बात कर रहे हैं, और अगर आप जिस नेता के लिए भी ये बात कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप उनसे जाकर पूछें, तो वो आपको अपनी परिस्थिति का अच्छा अनुभव बता सकते हैं कि वो इस कोरोना काल में कहाँ थे। और जनता जनार्दन है, उन्होंने, इस जनता ने उनको चुन के राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जितनी भी सभाएं हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सब यहाँ की जनता ने वोट दिया। हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया, हमने उनको इलेक्ट किया। तो ये जनता जनार्दन है। जनता अपना जनादेश बैलेट बॉक्स पे देती है, ईवीएम में देती है। हम यहाँ पर किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या करा। अगर आपको लगता है कि आपके शहर के नेता हैं, चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, अगर उन्होंने कार्य नहीं किया तो बेहतर है कि आप मुझसे सवाल पूछने से अच्छा किसी दूसरे से, उन्हीं से सवाल पूछिए। आपको मैं वो जवाब दे सकता हूँ जो मेरे द्वारा किए गए हों। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आप भी राजनीति में हैं, तो आने वाले समय में आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने इस वजह से आपसे ये क्वेश्चन। नहीं, मेरे साथ आने वाले समय में क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये मेरी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर मैं राजनीति में कभी भी आता हूँ, पहले से एक अनुमान किसी दूसरे की अपेक्षा पे लगाना, ये जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। राजुल जी, ये भी देखा गया है अभी कुछ दिनों से, बीते 1 साल से लगभग देखा जा रहा है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी के कुछ नेता
के साथ में विद्रोह हो जाता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से अंत करूँगा कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक से जलता देखोगे। मेरी रोशन हदों को तुम कब तक रोकोगे। मैं वो वृक्ष नहीं जो नदियों से सींचा हूँ, मैं वो वृक्ष नहीं जो नदियों से सींचा गया हूँ। बुंदेली माटी पे पल बढ़कर मैं मृत्यु से जीवन को खींचा हूँ। पत्थर से लिखी इबारत हूँ, तुम शीशों से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ, तुम शीशों से कब तक तोड़ोगे। और मेरा नाम होने दो, तुम देखते हैं आप उसे कब तक रोकोगे। वाह, मैं मानता हूँ आपकी इस कविता से एग्री हूँ। जो आपने ये कविता कही, वास्तव में ये कविता बड़ी ही जोश भरती है अपने अंदर पे, जो एक मोटिवेट करती है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो ये थे हमारे साथ राजुल मिश्रा जी। इनकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, वो बाबा साहब अम्बेडकर से मोटिवेट हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की वो लाइन से मोटिवेट हैं कि अगर हर वर्ग का युवा या कोई भी व्यक्ति शिक्षित है तो हर वर्ग के लोगों में समानता देखी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हर वर्ग के लोगों में समानता लाई जा सकती है। और साथ में लोगों को अपना नज़रिया बदलना होगा, तभी हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रांत का विकास हो सकता है, हमारे प्रांत को बदला जा सकता है। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ विशेष मेहमानों से रूबरू कराएंगे, कुछ विशेष यूथ से रूबरू कराएंगे जो अपनी नौकरी छोड़ करके, हैदराबाद से अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके अपने समाज के लिए काम करने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए अपनी जन्मभूमि में आ गए। उनकी जो अभी आपने कविता सुनी होगी रामचरितमानस की, वो खैर मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन वो वास्तव में बहुत अपने आप में एक मोटिवेट करता है अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लोग अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं, जब एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, एक बिल्डअप कर लेते हैं अपने आप को, तो क्षेत्र को भूल जाते हैं। फिलहाल आज के हमारे शो विशेष बातचीत के दौर में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ विशेष मेहमानों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें द पत्रकार बाबू के साथ।